This call is now being recorded. Okay, then good to go. Recording start. चलो, सो हम लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे बेटा? मीन फ्री पाथ से शुरू किए थे पढ़ना, राइट? व्हाट इज मीन फ्री पाथ? सबसे पहले ये देखा था हमने, ठीक है? मीन फ्री पाथ में किसी को दिक्कत बेटा? आई थिंक कोलिजन का दोनों केस सबको याद है, मैंने बताया था, या फिर बता देता हूं अगर याद नहीं था तो। ठीक है, पहला केस क्या होगा बेटा कि सपोज यहां से मॉलिक्यूल चला और ये दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो इसके डाया से ज्यादा है। डाया से ज्यादा होगा बेटा डिस्टेंस तो पार हो जाएगा, सोच के देखो, ठीक है? और डाया से अगर कम होगा तो पार होगा? नो सर, नहीं होगा। इस केस में कोलिजन नहीं होगा, मैंने नहीं सिखाया था, ठीक? चलो, उसके बाद मैंने क्या बताया था? मीन फ्री पाथ। अच्छा, इसके जगह अगर कोई आपको ऐसे लिख दे तो डरोगे क्या? 1/n πd², चलेगा ना? एल को बस लैम्डा से इन्होंने चेंज किया है, यस सर, ये मैंने बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था कि इसको 1/√2 भी लेते हैं। क्यों √2 लेते हैं, आज एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक? जो नीट का क्वेश्चन रह चुका है। चलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लोगों को सच में समझ में आ गया था एक बार में? यस सर, आ गया था। आ गया था। चलो, जिनको नहीं आया था फिर से बेटा एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए, ठीक है? क्योंकि एक बार में नहीं आता है, ठीक? ये सच्चाई है। ऑफलाइन में नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है? जब माँ सर वो सरस्वती का आपने निवास बताया होता है। था, आपने कहा था ना वीडियो देखने के लिए। हाँ, एनिमेशन जिसने देखा होगा उसको तो तुरंत आ गया होगा, ठीक है? चलो, फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा क्या होगा कि इसका मास जो है ना बहुत छोटा है, दिस मास इज वेरी स्मॉल, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम ले नहीं सकते हैं। दैट मीन्स इसमें रोटेशन होने के चांसेस बहुत कम है, राइट? बहुत छोटा मास है तो रोटेशन होगा नहीं। अच्छा, ये इसके अलोंग मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस में, ये इसके अलोंग मूव कर सकता है, ये इसके अलोंग मूव कर सकता है, ठीक है? अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाए सर ये यहाँ आ गया तो, ठीक? तो यहाँ आ गया बेटा तो भी आप आराम से इसको बता सकते हो, खाली इसका एक प्रोजेक्शन ले लो, मतलब इसकी परछाई देख लो जमीन पे, यहाँ पे पड़ रही है, उसको आप ऐसे मिला लो जेड एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से ऐसे मिला लो, तो आप पता लगा लोगे बेटा इस पॉइंट का, ये तो यस आराम से पता लगा लोगे, ठीक है? तो अगर सेंटर पे भी कहीं आ रहा है तो भी ट्रांसलेटरी मोशन ही होगा। चलो, आई थिंक क्लियर है ये बात। आगे चलते हैं बेटा, डाई एटॉमिक, ठीक है? अब डाई एटॉमिक में मैंने बहुत कोशिश की थी पर समझ नहीं आया होगा, ठीक है? अगेन आई एम गोइंग टू रिसाइट दैट कि क्या होगा बेटा। ट्रांसलेटरी मोशन तो 3 होगा, ये तो सबको क्लियर है। अब रोटेटरी मोशन कैसे होगा? रोटेशनल मोशन, हाउ रोटेशनल मोशन इज गोइंग टू हैपन, ठीक है? तो रोटेशनल मोशन ऐसे हो रहा होगा बेटा, इसके अराउंड इसको फिक्स कर दो सबसे पहले, यू फिक्स दिस, आप इसको फिक्स कर दो। अच्छा, अब ये एक राधे चक्कर राधे सर। ऐसे मार सकता है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बेटा, ठीक है? अब ये एक बड़ा लेट कर दिया यार आज तुम लोग। चलो, ये एक चक्कर सॉरी बेटा सर, ऐसे लेट मार, शुरू था। हाँ, नो इशू नो इशू बेटा, ठीक है? अभी बस रिवीजन ही करा रहा है, ठीक है? चलो, एक मोशन बेटा ऐसे हो सकता है, इसका देखो प्लानेट जैसे मोशन करते हैं। हाँ सर, एक मोशन इसका ऐसे हो सकता है, सोच के देखो, 2 मोशन दिखा गया। यस सर, अगर नहीं दिखा बेटा तो यहाँ पे देखो, एक मोशन ये ऐसे घूम के आ सकता है, 3D में सोच के देखना, एक मोशन ऐसे होगा, ठीक है? एक मोशन ऐसे हो सकता है, ठीक? सर ये ऐसे ऐसे मोशन, ऐसा कोई मोशन ही नहीं है ना बेटा। इधर तो वो चाहेगा तो फिर ऐसे घूमेगा, तो भी वाई पे आ गया, या फिर वो चाहेगा बेटा तो एक्स और जेड के बीच में घूमेगा। एक्स के अलोंग घूम सकता है क्या? नो सर, सिर्फ वाई और जेड के अलोंग। सिर्फ उसी के अलोंग घूमेगा, ठीक है? हाँ, ये पॉली एटॉमिक में थोड़ा सा ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है? तो इसमें ट्रांसलेटरी तक तो क्लियर था, रोटरी कैसे 3 आया, इस पे मैं फिर से एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ, और मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन भी करा दूंगा, सो दैट आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख क्या होगा बेटा कि सपोज इसका ये मॉलिक्यूल है, तो अब एक तरह का मोशन क्या होगा, एक तरह का मोशन ये होगा बेटा, ये तीनों ऊपर चले जाएं और ये वाला नीचे आ जाए, ठीक है? इमेजिन कर पा रहे हो सिचुएशन को, ये तीनों ऊपर चले गए बेटा, जैसे अब कुछ ऐसा हो गया, ये तीनों ऊपर चले गए, ये नीचे आ गया, फिर ये ऊपर गए, ये नीचे आया। दैट मीन्स एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी आपको सही लगे, एक रोटेशन ये पॉसिबल हुआ, लेट्स नेम इट यस एज सर, आर, ठीक है? एक रोटेशन होगा बेटा ऐसे, दिख रहा है क्या? वाई एक्सिस में ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये रोटेशन ऐसा चलता रहेगा, जैसे साइकिल का पेडल इमेजिन करो, ठीक है? तो 2 रोटेशन हो गए। अब तीसरा रोटेशन जो है ना बेटा, वो समझना थोड़ा टफ है। उसमें क्या होगा, ये यहीं पे फिक्स रहेगा, ये तीनों घूम रहे होंगे, ठीक? नहीं समझ में आया सर, तो सेकंड ऑप्शन क्या है सर? ये देखो बेटा,
अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला जो है बेटा ये ऊपर चला जाए, दिख रहा है, अब ये तीनों ऊपर आ गए हैं और ये नीचे आ गया है, फिर ये ऊपर जाएगा, ये तीनों नीचे आएंगे, ठीक। यस सर। ये एक तरह का रोटेशन पॉसिबल है। तीसरा तरह का, दूसरा सर दूसरा भी बताता हूँ, ठीक है, ये तीसरा तरह का रोटेशन है बेटा। इसमें क्या हो रहा होगा अगर मैं आपको बताऊं तो, इसमें हो ये रहा होगा कि ये तीनों नीचे घूम रहे होंगे ऐसे, जैसे कैप को मैं ओपन कर रहा हूँ ना बॉटल का, ये देखो दिख रहा है क्या, ऐसे ऐसा मोशन होगा। ऊपर के हाथ का इसका मोशन देखना फिक्स होगा, इसका मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, देखो यस सर। सिर्फ हाथ का उंगली का मोशन चेंज हो रहा है, दिख रहा है। इन द यस। सेम वे इट इज गोइंग टू हैपन। और ये एक तीसरा तरह का मोशन है जिसमें क्या होगा बेटा, ये तीनों ऊपर आएंगे जो मैंने पहले बताया था, और ये नीचे जाएगा। अब किसी को भी डाउट बेटा इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में, पॉली एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक में किसी को भी डाउट? नो सर। क्लियर है। अगर कहीं फंस जाओ तो एक मेथड भी होता है, ठीक है, ऑल्दो ये मेथड बहुत अच्छा नहीं है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सही है। आई पर्सनली अप्रिशिएट केमिस्ट्री में ये मेथड बहुत अच्छा होता है। 3 into n वाला मेथड आपने पढ़ा था, याद है? याद है आपका कुछ मेथड? नहीं? सर तो ये कौन सा है? क्वेश्चन कराते वक्त मैं बता दूंगा। फिर हमने क्या देखा था बेटा, हमने ये देखा था कि उसका सम हम काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और मैंने ये बात बताई भी थी कि जब रेडियस बहुत छोटा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, नेग्लेक्टेबल। बहुत छोटा है। फिर मैंने यस। क्या बताया था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और यहां से हमारा डिस्कशन फिर से शुरू करेंगे। ये बोलता है बेटा कि आप कोई भी गैस ले लो, ठीक है, उसमें कितने भी मोल्स रख लो, 1000 मोल, 5000 मोल, जितना मोल्स मन है। अब उस मोल में एक मॉलिक्यूल को आप उठा लो बेटा, और उस एक मॉलिक्यूल के अंदर एक छोटे से पार्टिकल को देखो आप, तो उसके अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेटा, जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर की, वो किसके इक्वल होगी? अरे किसको मिटा दिया यार, वो सर हाफ इक्वल के। होगी यू एफ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या यू सिर्फ लिखता हूँ, इज इक्वल टू हाफ के इंटू टी। टी। फिर के मैंने क्या बताया था बेटा? सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वेरी गुड, वेयर के इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक तुम लोग को न्यू ईयर का होमवर्क देता हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज है, अगर आज भी बैठ के सोचोगे तो पता लगा दोगे कि वाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त अराइज होता है, वाई काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज हाफ mv², या वाई नॉट mv²। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लेते हैं, वाई नॉट mv²? ठीक। तो ये बोल्ट्जमैन वाला में किसी को दिक्कत बेटा, जहां पे मैंने बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। एवोगैड्रो नंबर, या फिर जितना मोल्स में जितना एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो यहां तक बेटा किसी को भी किसी तरह का डाउट? नो सर। 3n - r, हाँ वही वाला जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। यहां तक किसी को भी डाउट बेटा? चलो अब मैं आता हूं, इसको अगर मैं बेटा देखूं कि फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से चेक करना चाहूँ कि मुझे ये चेक करना है बेटा कि अगर मैं डाई एटॉमिक गैस ले रहा हूं तो क्या इफेक्ट आ रहा है, इसका क्या मतलब है, मतलब एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ या ट्राई एटॉमिक। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला बन जाता है यू एफ। एफ क्या है बेटा? एफ क्या है? आपको कहीं भी एफ दिखाई दे बेटा तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके ठीक है, सर। इनटू एफ। इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी, डोंट वरी, सो इट विल बी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। किसी को कुछ भी यहाँ पे पूछना हो बेटा तो पूछ सकते हैं आप, किसी को भी किसी तरह का रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ बेटा, अभी कर देता हूँ। मैंने ये बोला बेटा कि देखो, कोई भी आप गैस ले आओ, कोई भी गैस, उसमें कितने भी नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे तो मुझे मतलब नहीं है, हर मोल में मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा। जैसे अगर मैं 1 चम्मच ऐसे नमक निकाल लूं, 1 स्पून नमक निकालूं, उस 1 स्पून में बेटा मैं ये देखूं कि एक नमक जो है ना वो कितना नमकीन कर रहा है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, ठीक है। बट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है बेटा, आप किसी भी गैस को उठा लो, ठीक है, उसमें कितने भी मोल्स होने, तो देखो इतने सारे मोल्स है, एक पैकेट नमक ले लो और उसके अंदर आप 1 चम्मच नमक ले लो। अब 1 चम्मच नमक में भी आप एक छोटा सा कण ले लो नमक का, उसके अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेटा, उसके अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, भले ही वो गैस डाई एटॉमिक हो,
मोनो एटॉमिक हो, ट्राई एटॉमिक, ये पॉली एटॉमिक हो, ठीक है, ट्राई नहीं पॉली एटॉमिक, उसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर के इक्वल, ठीक। वो सेम ही होगी। हाँ सेम ही होगी, किसी के लिए भी आप देख लो, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, किसी भी गैस के लिए, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, गैस 3 तरह के होते हैं, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो सर आपने इतना इतिहास क्यों पढ़ाया, क्वेश्चन यहाँ आता है सर, डायरेक्ट बता देते इसका 3 है इसका 9 है, हम याद कर लेते, पॉइंट है। इतना इसलिए मैंने बताया बेटा, क्योंकि क्या होगा कि स्टमक जानते हो, स्टमक फूड कहाँ कम डिकम्पोज होता है, सर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डिकम्पोज होता है। यस सर। चलो ठीक है, उसके पहले स्टमक में भी तो कुछ हो रहा होता है ना। यस सर। हाँ इसमें तो सल्फर बनता है और फास्फोरस बनता है, ठीक है, तो वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब बॉडी में ही गैसेस फॉर्म होते हैं, है ना। यस सर। वो गैस मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, डायटोमिक भी हो सकता है, मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी बेटा मोशन हो रहा है उस गैस का मेरे यस पूरे सर। बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी। माइट इट कैन बी ट्राई पॉलीएटॉमिक, माइट इट कैन बी डायटोमिक, ऑक्सीजन तो है ना, तो ये मोशंस हो रहे होते हैं बेटा, ठीक है। अब गैस्ट्रोलॉजी में तुम आगे और पढ़ोगे, अभी इतना नीड नहीं है, बट जितना था आई एक्सप्लेन यू टोटली। किसी को यहाँ तक दिक्कत बेटा? नो सर। अब एक और इसमें लॉ आ जाता है जिसको मैं जल्दी से बता देता हूँ, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल मतलब बोल्ट्जमैन ने थोड़ा सा और इसको पढ़ाई किया था और उसको ग्राफ से समझाया गया था, बस यही था इसमें। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं किसी भी इंस्टेंस पे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? सर वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। तो बस अगर ये आपको पता है तो इससे ज्यादा कुछ बोला भी नहीं था उन्होंने। देखो समझा देता हूँ, 3 केसेस ले लेते हैं और तीनों का ग्राफ, आपके एनसीईआरटी में भी आई थिंक तीनों का ही ग्राफ बनाया गया ना, तो किसी ने यस सर। पढ़ी हो तो थोड़ा बहुत भी, ठीक है, तो तीनों का ही ग्राफ दिया आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। तो मैं जनरल केस लेता हूँ, अब सुनना बेटा, एक का मैं टेम्परेचर रखने वाला हूँ, इसका टेम्परेचर ले लेते हैं 250 केल्विन, इसका टेम्परेचर ले लेते हैं 300 केल्विन, इसका टेम्परेचर ले लेते हैं 350 केल्विन। 3 अलग अलग मैंने तापमान ले लिए। अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है किसमें मोशन सबसे फास्ट हो रहा होगा? सर ये 350 वाले में। यानी कि इसमें रैंड मोशन ऐसे कुछ भी कर रहे होंगे लोग, सोच के देखो बेटा, बहुत फास्ट होगा। यानी कि हमें ये पता चल रहा है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल। या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, हो सकता है, सोच के देखो बेटा। ये हो सकता है कि भाई टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी। अब इसी चीज को मैं थोड़ा ग्राफ में बनाने की कोशिश करता हूँ, माइट आप सबको समझ आ जाएगा, इतना टफ ग्राफ है नहीं इसका, ठीक। चलो अब मैं देखना चाहूंगा बेटा कि एक तरफ मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ मोल्स, इस तरफ n नंबर ऑफ मोल्स कितने, और इस तरफ कितना स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो 250 केल्विन वाले में मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिला, सॉरी ऐसा बना देता हूँ, ठीक, कुछ ऐसा ग्राफ मिला मुझे, ठीक। अब सुनना, बस सुनते जाना बेटा, ठीक है। अब सेकंड वाले में कुछ ऐसा ग्राफ मिला मुझे, ठीक, कुछ ऐसा ग्राफ, प्रोजेक्टाइल जैसा कुछ ग्राफ दिख रहा है यस सबको? सर। अच्छा चलो ठीक है। और थर्ड वाले में मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिला। अब मुझे ये बताओ बेटा, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, फर्स्ट वाले की, सेकंड वाले की, या थर्ड वाले की? दिस इज थर्ड सेकंड, वाले की। सर थर्ड वाले की। दिस इज फर्स्ट, दिस इज, अरे सॉरी, दिस इज थर्ड, यानी कि थर्ड वाले की स्पीड सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, पर उसमें मोल्स कितने कम हो रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स यस है तो सर। उतना ही, मैं मानता हूँ, पर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको उसका मास थोड़ा सा कम लगेगा, सोच के देखना। यस सर। ये होगा, बस यही, ठीक है। ग्राफ ये है स्पीड और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, और नंबर ऑफ पार्टिकल को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एक्सटेंशन आ जाता है कि अगर आप गैस को ठंडा करोगे ना, ठीक है, अगर आप गैस को ठंडा करोगे लोअर टेम्परेचर पे, ये पेन से दिख रहा है क्या सबको? चलो चेंज यस कर, सर दिख रहा है सर तो क्लियर नहीं। क्लियर है। तो लोअर टेम्परेचर पे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, याद है मैंने आपको बताया था। यस सर। यस सर। हो अगर जाएंगे। आप ठंडा करोगे बेटा तो लोअर टेम्परेचर पे पार्टिकल बहुत पास आ जाएंगे, तो स्पीड कैसी होगी? सर स्लो। सर स्लो हो जाएगी। वेरी गुड, यानी कि एट
स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, मतलब पार्टिकल पास पास आ जाएंगे बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो बस यही बात को उन्होंने ऑब्जर्व करके बताया था अलग अलग टेम्परेचर पे 3 कर्व को लेके, कि अगर जो है टेम्परेचर कम रहेगा तो स्पीड तो फास्ट रहेगी, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स एक जगह पे बहुत ज्यादा मिलेंगे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडम मोशन आते जाएगा, तो एक जगह पे आपको बहुत ज्यादा पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। यस ये सर। ग्राफ समझने में किसी को दिक्कत बेटा? No, sir. ऑल गुड, आगे चले। चलो अब देखो, अब एक के लिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि सारे के लिए अगर मैं प्रूफ कराऊंगा ना ये वाला, तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। चलो एनीवेज, ये कहाँ से आया क्या आया मैं समझा देता हूँ। अब सुनो बेटा, अगर आप किसी एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो, याद है मैंने मास का केस लेके समझाया था, काइनेटिक एनर्जी में किसका मास लिया जाता है, मास ऑफ अ पार्टिकल, यस सर। यही ले रहे हो आप, हाफ mv²। Yes, sir. अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इंटरनल एनर्जी कितना बोल रहा है, 1/2 r टाइम्स t। क्या पीवी इज इक्वल टू nRT सबको याद है? यस सर। Yes, sir. बस, तो इंटरनल एनर्जी कहाँ से आया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, वैसे आया तो बोल्ट्जमैन वाले से, बट ठीक है। ठीक, तो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ आर टी। अब मैं आपसे पूछूं, ये तो इंटरनल एनर्जी जनरल हो गई, अब अगर मोनो एटॉमिक के लिए पूछ लूं तो क्या होगा, 1+1/2, Hmm. यानी कि 3/2 आ रहा होगा मोनो एटॉमिक के लिए। एक जोड़ दिया मैंने बेटा, एक एटम जोड़ दिया इंटरनल एनर्जी में, तो इतना आएगा 3/2। Yes, sir. ठीक यस है, सर। ये मैंने ये बोला बेटा कि मेरे पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है, मैं जानता हूँ हाफ आर टी, अब मुझे एक और एटम जोड़ के देखना है, तो इट कम्स अराउंड 3/2 आर टी। चलो ठीक है, 1 मोल के लिए इतना होगा, और n मोल कर दोगे तो n नंबर ऑफ मोल्स के लिए n इंटू आर टी। ये बहुत आसान है, आई थिंक केमिस्ट्री में आपने कर रखा है। यस सर। चलो, अब ये 1 पार्टिकल के लिए, जब पार्टिकल की बात आ जाएगी तो आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगा देना है। वैसे ये तो मैंने आपको बता ही दी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ k इंटू टी के बराबर, अभी बताया था ऊपर, ठीक है, वैसे पिछले क्लास में बता दिया। n के लिए बेटा बस n से मल्टीप्लाई करते चलो, आंसर आते जाएगा। ठीक, अब मोनो एटॉमिक, अब यहाँ पे आता है मेयर्स रिलेशंस या मेयर्स लॉ बोल के, आपने इसको पढ़ा होगा, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो भी आपने पढ़ा, सर पढ़ा और है आर सर। वगैरह पढ़ा होगा। बट ये मेयर रिलेशन है क्या, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी इस पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज मेयर रिलेशन? क्या मेयर रिलेशन बस ये जान लेना है बेटा कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है? सर इन्होंने कहा था कि सीपी जो है वो बड़ा होगा सीवी से। नहीं तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, इनका नाम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलो देखो बेटा, ये हमेशा ये बता रहा होता है बेटा, मेयर्स लॉ ये बताता है कि अगर आप किसी भी कंटेनर में प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज निकालो, फिर से समझाता हूँ बेटा, स्पेसिफिक हीट दो तरह से पढ़ सकते हो आप, या तो प्रेशर कांस्टेंट करके या वॉल्यूम कांस्टेंट करके, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो स्पेसिफिक हीट में कोई चेंज आएगा बेटा? नो सर। नहीं No, sir. आएगा। तो मेयर सर ने ये ऑब्जर्व किया कि एक बार आप एक काम करो, प्रेशर कांस्टेंट रख के वैल्यू निकाल लो, और एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रख के वैल्यू फाइंड आउट कर लो स्पेसिफिक हीट की। इनका बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, या सॉरी, इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा सीपी माइनस सीवी का, वो आज से मेरे नाम से जाना जाएगा। ठीक है, फिर से समझाता हूँ बेटा, सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने पहले प्रेशर कांस्टेंट किया, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट किया, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर मैंने देखा स्पेसिफिक हीट में क्या चेंज आ गया। ठीक, तो इट कम्स अराउंड द आर। किसी को ये चीज नहीं समझ में आई बेटा? सर ये हमेशा जो मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट है ये हमेशा बड़ा रहेगा ये वॉल्यूम वाले से, ऐसा क्यों सर? इक्वल नहीं हो सकता कभी, या लेस देन नहीं हो सकता? बता देता हूँ बेटा, देखो, अगर एक केस हम लेते हैं जिसमें दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे भी मुझे सेम हीट मिल रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम में भी मुझे सेम हीट मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंड और मेयर्स रिलेशन कितना आ जाएगा बेटा? सर जीरो। जीरो। ठीक है, जीरो आ सकता है, बट जीरो थोड़ा सा अलग हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब आपका दूसरा केस बेटा, अगर मान लो मेरा कांस्टेंट प्रेशर का वैल्यू छोटा आ गया, ठीक है, सपोज कर लो 3 जूल आ गया कांस्टेंट प्रेशर, और जब मैंने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट किया तो 7 जूल्स आया। ठीक, तो मेयर्स रिलेशन यहां से कितना आएगा, -4। -4। ठीक है, तो माइनस में पॉसिबल है क्या बेटा स्पेसिफिक हीट? नो सर। टेम्परेचर माइनस हो सकता है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है, बट इनका रिलेशन नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया क्या आपका डाउट? और किसी को डाउट बेटा इसमें मेयर रिलेशन में? ऑल तो आपने पढ़ रखा है, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो, आई थिंक इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं एक आपको समझा देता हूँ ये 3/2 कहाँ से है, बाकी आप
सब कर लोगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है, एक सपोज कर लो बेटा, एक फुटबॉल मैंने ऐसे ले ली, दिस इज माय फुटबॉल, ओके, सपोज दिस इज द फुटबॉल, इसमें कुछ पैटर्न वैटर्न बना लो जो आपको सही लगे, ठीक है, कुछ ज्यादा डेकोरेटिव फुटबॉल हो गया। चलो अब फुटबॉल को मैं हीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका वॉल्यूम जो है बेटा वो कांस्टेंट है, मतलब इसके वॉल्यूम में फुटबॉल के कोई चेंज नहीं आ रहा है, पर अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे बेटा वो शांत बैठेंगे क्या फुटबॉल के? नो सर। वो तो नो सर। वो तो एकदम गदर मचा देंगे, यहाँ वहां भागना है उनको, है ना। दैट मेरा मीन्स अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा हूँ तो इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा है बेटा, सोच के देखो, पार्टिकल्स की वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, यस इधर सर। उधर इधर उधर इधर उधर भागेंगे, राइट। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बेटा कि जो चेंज आ रहा है किसकी वजह से, इंटरनल एनर्जी में वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से, क्योंकि वो अब पार्टिकल क्या चाहेंगे बेटा, वो चाहेंगे कि हमको बाहर जाना है, एनर्जी आ गई है उनके पास, वो शांत थोड़ी ना जो बैठेंगे, पर वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से बाहर जा पाएंगे क्या यहाँ से? नो सर। नहीं, पर अब अंदर तो ये मोशन करने लगे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे ऐसे, अब ये इन्होंने तो एकदम परेशान कर दिया। सो नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट, किसकी वजह से परेशानी आ रही है? टेम्परेचर की वजह से आ रही है क्या? देखो बेटा थोड़ा ध्यान से, जी सर। टेम्परेचर की वजह से आ रही है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। अब मैंने ये लिखा गया, ये समझाता हूँ, मैंने ये लिखा बेटा कि जब भी आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे तो आपको इंटरनल एनर्जी में एक चेंज दिखाई दे रहा होगा, कब? जब आप उसमें टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे रख दूं यानी कि नॉर्मल स्टेट में, तो इसके मॉलिक्यूल एकदम आराम से रहेंगे, है ना। जब मैं इसको हीट करूंगा बेटा तभी तो पार्टिकल रैंडम मोशन करेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आई बेटा, सीवी क्या होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट करने से इंटरनल एनर्जी में Yes, sir. चेंज आता है, ये दो चीज क्लियर है क्या? यस सर। यस। चलो अब मैं आपको एक लाइन में समझाता हूँ ये क्या लिखा है मैंने, डी अपॉन डी टी, ठीक। अब क्या होगा बेटा, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ऐसा कुछ इसमें खास है भी नहीं, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैथ्स ऑन नीड बेसिस चाहिए डॉक्टर को, इससे ज्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं। देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि डी ए विथ रेस्पेक्ट टू डी ए होगा तो क्या होगा आंसर डिफरेंशिएशन? 1। 1, वेरी गुड। डी बी विथ रेस्पेक्ट टू डी सी क्या होगा? 0। क्यों 0? क्या सी बेटा बी के हिसाब से वेरी कर सकता है? क्या नो दोनों सर। सेम है? नहीं, तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि डी एक्स अपॉन डी ए, ठीक है, या फिर डी एक्स इंटू ए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो क्या होगा बेटा, x बच जाएगा और डी ए अपॉन डी ए कितना आ जाएगा? 1। तो ठीक है, सर एक्स आ जाएगा इसका। हाँ x आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, x इंटू 1। ये दो चीजें समझ में आ गई बेटा, नहीं आई तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। d इंटू वाई इंटू बी डिवाइडेड बाई डी बी, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इंटू ये कट कुट के 1, यानी कि इनका रेशियो सेम आ गया, y इंटू 1, ठीक। अब इसी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, देखो बेटा कैसे यूज करूंगा, मैं लिखने वाला हूँ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर 3/2 के इंटू टी। कैसे आया, कोई बच्चा बता सकता है? के इंटू टी, या फिर इसको आर इंटू टी ले लो। क्या मैंने ऊपर बताया था सिंगल मॉलिक्यूल के लिए कितना आ रहा था हमारे पास, याद है? अभी बताया था सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एनआरटी आ रहा था, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, अगर मोनो एटॉमिक हो गया तो क्या आ जाएगा, 1+1/2, याद आया? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अरे अरे अरे, ठीक है, चलो आई थिंक क्लियर है, ये तो थोड़ा सा तो समझ में आया होगा, बहुत हल्का सा, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3/2 R dt/dt, क्या इनका रेशियो 1 आ रहा है? यस सर। यस सर। तो आपको पता चला बेटा सीवी का वैल्यू 3/2 R कहाँ से आया? यस सर पता यस चलिए। सर। ठीक है, ये कैसे पता चला? हमको ये पता चला कि अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में जरूर चेंज आएगा, ठीक। अच्छा अब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, यही होता है अगर आपको ध्यान हो तो, यानी कि मैं यहाँ से ऐसे लिख लेता हूँ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। मैं इसको ऐसे लिख लूँ बेटा, Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv। यस सर। अब मैं इसको इस साइड भेज दूंगा तो 3/2 R प्लस में R, और अब आपको पता है यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अगर इनका हम एलसीएम ले ले बेटा, अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा 3/2 R प्लस 2/2, या फिर ऐसे ना लेके इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ
एलसीएम तो सभी को आता है ना लेने, यस सर। अगर नहीं आता तो बेटा ये देखो 2 ऐसे लिख लो, 2 की जरूरत इसको कितनी बार है, 2 बार है इसके पास पहले से, तो ये कितना आ जाएगा 5r/2। ठीक सर सेकेंड क्लास में सीखा। ठीक है, मतलब आता है सबको। ठीक, यस सर। अब यहाँ से बेटा कोई मुझसे पूछ ले गामा की वैल्यू कितनी है और गामा होता क्या है, तो गामा बेटा रेशियो होता है कि सीपी और सीवी में बदलाव कैसे आ रहे होंगे। अब दोनों को आप डिवाइड तो कर लोगे, मैं ऐसा मानता हूँ, इतना सबको आता है। सर ठीक, गामा तो चलिए हाउसफुल 3 क्वेश्चन की में है। तरफ। हाँ बेटा, गामा हाउसफुल 3 में है। क्या चीज बेटा? सर वो गामा वाला आप एक बार और बता दीजिएगा। गामा क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ कि गामा एक्चुअली में है क्या, ये रेशियो है बेटा स्पेसिफिक हीट का। समझाता हूँ गामा क्या होता है। ठीक है, ऑल्दो मैं चाहता था इसको थर्मोडायनेमिक्स में, बट यहाँ पे समझा देता हूँ। क्या होगा बेटा कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, सपोज दिस इज अ कंटेनर। ओके, अब इस कंटेनर में मैं देख रहा हूँ कि बेटा मैं इसको एक बार प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट कर रहा हूँ तो मुझे अलग स्पेसिफिक हीट मिल रही है। फिर मैंने एक बार बोला इसका वॉल्यूम कांस्टेंट करके इसको हीट करता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैंने इसका प्रेशर कांस्टेंट करके हीट किया बेटा, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट करके इसको हीट किया, तो मुझे ऐसा पता चला बेटा कि जो प्रेशर में ज्यादा वैल्यू आ रहा था स्पेसिफिक हीट का और वॉल्यूम कांस्टेंट कम कर रहा था तो कम। ठीक, अब मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो भी सेम रिजल्ट आया। तो मैंने क्या बोला कि चलो पता लगाते हैं यार सीपी सीवी से कितना ज्यादा है, राइट? ऐसे ही करते हैं हम, मैंने बताया था स्नीकर्स का एग्जांपल लेके। तो जब हम यस सर। सीपी अपॉन सीवी लेते हैं बेटा तो ये कांस्टेंट आ जाता है इसकी वैल्यू। ठीक, इसी चीज को बोल देते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, क्लियर है सुमित बेटा? कोई डाउट? सुमित नहीं, सॉरी, क्या नाम है, नाम भूल गया बच्चे का मैं। साइमा। हाँ हाँ, अमन बेटा। नहीं यस नहीं, सर, आप ही क्लियर। से पूछ रहा था। ठीक है, कुछ डाउट और किसी को यहाँ तक? नो सर। अब धीरे धीरे बढ़े न्यूमेरिकल की तरफ। यस सर प्लीज। यस सर। तो पहला सवाल ये कर लोगे ना, ये इसमें डाउट आए तो मेरे को बोल देना। ठीक है, वैसे एक मैंने समझा दिया तो दूसरा आप कर लोगे। ठीक है, चलो, मैंने सोच ओके समझ सर। के छोड़ा है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो मैंने बोला था तो √2 क्यों आता है अभी आपको पता चलेगा एक क्वेश्चन से। तो दिस वाज द क्वेश्चन, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, इसी सर इसका 2020 का आंसर सर इसका आंसर ए होना चाहिए। है। चलो देख लेते हैं। द मीन फ्री पाथ लैम्डा फॉर अ गैस, मैंने बोला था लैम्डा देख के डरना मत, विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर डी एंड नंबर ऑफ डेंसिटी n कैन एक्सप्रेस्ड एज, इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? यानी कि हमने क्या पढ़ा है बेटा, मैंने आपको L से क्या रिप्रेजेंट किया था, 1/π/n डी d², स्क्वायर। यही बताया था। यस सर। ये देख लो अगर किसी को डाउट है तो, अभी दिखा देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से। इफ यू रिमेम्बर, यही बताया था मैंने। यहाँ पे देखो n πd², राइट? अब चलो उस पेज पे, n πd², कौन सा ऑप्शन बेटा n πd² के आसपास दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, अरे सॉरी, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, या यहाँ पे दिख रहा है, या फर्स्ट में दिख रहा है? n πd² किसके साथ दिख रहा है? फर्स्ट के साथ दिख रहा है बेटा। अच्छा, फर्स्ट के सर। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बस रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मीन फ्री पाथ ऑफ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 1/n πd², या फिर ऐसे भी ले लो चलेगा, 2n πd²। यस सर। दोनों तो बात यस सेम ही सर। है। तो ये भी एक मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है जब आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। और ये वाला कौन सा है, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, सबके लिए वैलिड है। चलो डी यहाँ पे क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर डायमीटर, डायमीटर। ये मैंने बता दिया था ना शायद। यस सर बताया यस था। सर। और टी को मैंने बोला था डिस्टेंस है। चलो ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल एज। अब आपको ये बताना है कि अगर मीन फ्री पाथ आप ऐसा मानते हो 1/√2n πd² है, तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d² के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? सर यानी ये कि आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी वाला होगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? पक्का? यस सर। यस सर। वेरी गुड, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इसका मतलब ये बेटा, अगर आप पार्टिकल का साइज बड़ा कर दोगे तो उसको हीट होने में भी टाइम लगेगा, हीट होने में टाइम लगेगा तो कोलिजन होने में भी तो बेटा टाइम लगेगा। सोच के देखना, सोचो। ठीक है, यस सर। आई थिंक क्लियर है। कौन सा सही है फिर, अब तुम लोग बता दो। डी सही है ना शायद? नो सर, ए वाला है, क्योंकि हम डी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो उसी को लेके चलेंगे। पक्का डी स्क्वायर है मुझे? सर फॉर्मूले में डी स्क्वायर है तो शायद। हाँ डी स्क्वायर ये ठीक है। चलो बस ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें से आए हैं अभी तक, तो जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। पहले से हर क्वेश्चन ही अच्छा होता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी ऑफ अ गैस इज, क्या होता है प्रेशर एंड एनर्जी? देखते हैं, हमें तो पता है नहीं, इसको पता लगाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्या होगा, किसी को कोई आइडिया? सर 2/3 ई होना चाहिए सर, आपने ये शॉर्ट नोट्स में भी लिखने के लिए कहा था। बोला था क्या मैंने? यस सर, बताया था। यस सर। चलो अगर मैंने बताया था बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऑल मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखो पीवी इज इक्वल टू, ये एम्स का सवाल है, ठीक है। पीएमटी, उस जमाने में पीएमटी और एम्स होते थे। एम्स, एम्स मतलब नीट का आईआईटी, ठीक है, ऐसा मान लो। चलो एनीवेज, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी होगी किसी भी आइडियल गैस की, वो याद रखना, ई इंटरनल इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स इंटू पीवी, ठीक है। डू राइट दिस इन योर शॉर्ट नोट्स, ये आपको हेल्प करेगा अगले चैप्टर में। किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी, वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है आई थिंक, आइडियल, ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, स्टिल इसको रिमेंबर कर लो और शॉर्ट नोट्स में लिख लो। अच्छा, अगर बेटा मैं इस पूरे इक्वेशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर लूं, क्यों सर वॉल्यूम से क्यों आप डिवाइड करोगे? बेटा मेरे को वॉल्यूम अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो वॉल्यूम अगर मुझे कांस्टेंट मिल जाए तो प्रेशर और एनर्जी का एक रिलेशन आ जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, वॉल्यूम को कांस्टेंट करने वाला हूँ, यानी कि इसका रेशियो मैं कांस्टेंट मानूंगा। कैसे? दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दूंगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। ई यस अपॉन वी इज इक्वल टू 3/2 पीवी अपॉन वी, वी से वी का रेशियो सेम आ गया। अच्छा, अब यहां से ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3/2 टाइम्स वी, सॉरी पी, छोटा इरेजर यूज करना चाहिए था। यहां तक किसी को डाउट किसी भी तरह का? आई थिंक नो क्लियर सर। है। अब पी, पी के टर्म्स में बेटा इसको लिखना है तो कितना आ जाएगा? 2/3, ठीक। आई थिंक ये तो शॉर्ट नोट्स में था, ये वाला लिख लेना बेटा, ठीक है। इसको, इसी चीज को कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, एनर्जी डेंसिटी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी, इसका भी फॉर्मूला होता है। और ये कुछ मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था बेटा आपने, तो मैं लिख जी। यस देता सर। हूँ एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। डू राइट दिस ऑल्सो इन योर शॉर्ट नोट, जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूँ इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ धीरे से हम बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स विद, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो तुम लोग फिर मैं पढ़ूंगा। A given sample of ideal gas occupies a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is m. Find the which of the following gives the density of mass. पढ़ लिया बेटा? एक यस बार सर। आराम से पढ़ लो, ठीक। सपोज, पढ़ो पढ़ो पहले आराम से तुम लोग पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा डायग्राम वाइग्राम इसका बना दूं ऐसा। पढ़ लिया सबने? यस सर। जी सर, पढ़ बस लिया। बाकी नहीं बोल रहे, नए साल पे नहीं बोलेंगे लगता है, इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, रेजोल्यूशन बनाया। बाकी लोग क्यों शांत है आज? तुम लोगों ने ज्वाइन कर रेजोल्यूशन बना लिया क्या नहीं बोलने का? अच्छा कमेंट में कुछ भेज दो इमोजी अपना फेवरेट, देखो कितने लोग जागे हैं। चलो सभी सोए हैं। अच्छा अमन बच्चा तो जगह है। बेटा यही तो खासियत है, ठीक है पढ़ लिया। अच्छा ठीक है, चलो। मन तो बेटा, पढ़ाई एक जादू है, ठीक है, ठीक है चलो anyway। ये जादू देखना पसंद कम करते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है जादू किसको पसंद है, ठीक है। चलो कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, इसमें मैंने एक आइडियल गैस जो है वो ऐसे सपोज कर लो, एक आइडियल गैस है वो इसके अंदर पूरी भर दी गई है, ठीक।
इसका वॉल्यूम है बेटा V और प्रेशर है P, ठीक, और इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T। द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज M, मतलब इस गैस का हर मॉलिक्यूल का मास M है, या मास M का मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बात क्लियर है बेटा? इसके अंदर मैंने पूरी आइडियल गैस भर दी है, इसके अंदर आइडियल गैस है, और उसका वॉल्यूम जो है बेटा वो ऑक्यूपाई कर लिया है पूरे गैस ने, और प्रेशर इसके अंदर का P बना दिया है उसने, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है। द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस M, और उसका डेंसिटी बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? अगर मुझसे कोई पूछ ले आइडियल गैस का वॉल्यूम, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ से वॉल्यूम यस कितना सर। हो जाएगा? एक बच्ची ने पूछा भी था कि सर मतलब अगर मल्टीपल लाइक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अप्रोच करना है? बेटा आपको उसको तोड़ देना है। तोड़ना कैसे है? देखो, आपको डेंसिटी वर्ड यहाँ पे मिला, सबसे पहला वर्ड आपने यहाँ पे क्या कैप्चर किया? डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा? मास चाहिए होगा और वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहिए। ठीक है जागृति बेटा, आप ही ने पूछा था। तो मास, अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है सबसे पहले, तो वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया। अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे डेंसिटी, तो डेंसिटी के फॉर्मूले में और क्या आता है बेटा? मास भी आ जाता है और वॉल्यूम। अब मास कैसे फाइंड करें? मास कैसे फाइंड करें? क्वेश्चन तो ये है। मोल्स है ना, उसमें गिवन मास अपन मोलर मास कर देंगे। पक्का? चलो, तो बच्ची ने बता दिया, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मास एवोगैड्रो नंबर से, इससे हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। पक्का? क्या ऐसे ही कुछ होता है? यस सर। ये कहाँ से आया? अब बेटा ये आंसर आया इक्वेशन 1, यानी कि इससे मैंने इसको डिराइव किया। सर कैसे? बेटा ये जो n था ना उसको मैंने लिख दिया, PV इज इक्वल टू nRT था, तो अब n को इस टर्म्स में मैंने लिख दिया, एवोगैड्रोस नंबर अपॉन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, ये चीज बेटा आपको कुछ ऐसी नहीं लग रही है कि मैंने बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जैसा कुछ होता है, जो यस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसका रेशियो होता है, याद है? जी सर। यस सर। तो अब मैं इसको उस टर्म में लिख देता हूँ, जिससे कि अब क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू R अपॉन Na। अब इससे क्या बन गया बेटा? इससे मेरा इक्वेशन थोड़ा आसान बन गया। कैसे? डेंसिटी कितना हो गया? M इंटू पी डिवाइडेड बाई K इंटू टी, ऐसा कुछ हो जाएगा। यस सर। सोच के देखो। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सर बी। ठीक है, ये भी नीट का क्वेश्चन रहा। ठीक, फिर से समझा देता हूँ बेटा, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, ये जो n था बस इसको मैंने एक फॉर्म में लिखना चाहा, एंड आई वाज सक्सेसफुल राइटिंग इन वन पर्टिकुलर वे, दैट्स इट। ठीक, यानी कि v का जो वैल्यू था ना बेटा, डेंसिटी की जगह मैंने बस इसको ऐसे लिख दिया, nRT अपॉन में p। अब ये टर्म ऊपर चल गई तो ये बन गया PM अपॉन nRT। ठीक है, और फिर ये m को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया। क्लियर? किसी को डाउट? डाउट हो तो अगले क्लास में पूछ लेना, ऐसे कोई सर दिक्कत। क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। हाँ बेटा। क्वेश्चन एक बार और दिखा दीजिए। ठीक है, क्या क्लियर है ना? यस सर। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन कंटेनर वुड लीड टू, क्या होगा? देख के ही बता दो, इसके लिए भी सर डायग्राम वायग्राम बनाऊं? सर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ए। पक्का? यस सर। कितने लोगों को लगता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर? ए, तो अब जब सभी को लग रहा है तो सही होगा। ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी शायद आपको कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी, याद है? यस सर, अभी जस्ट बताया था। इसी दिन के लिए बताया था, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। क्वेश्चन सुनना, कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, सपोज दिस इज द अर्थ। ओके, ये हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ के अंदर बेटा एक छोटा सा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, छोटा बना देता हूं। अब ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब आपको ये बताना है कि कितना ज्यादा उसका आरएमएस स्पीड होगा, राइट? कितना उसका आरएमएस स्पीड, याद है? VRMS मैंने बताया था, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। ये क्यों लेते हैं ये भी समझाया था आपको। एवरेज क्यों नहीं लेते हैं ये भी समझाया था। दोनों यस। चीजें मैंने आपको समझा दी थी पिछले क्लास में। थिंक अभी तो किसी को डाउट नहीं होगा क्यों लेते हैं। तो बेटा अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए रूट मीन स्क्वायर का, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो ये देखो, अंडर रूट, सबसे पहले 3KT अपॉन m, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। M क्या है?
व्हाट इज एम? मास। मास। बस अब इसमें वैल्यूज रख दो तो क्या आ जाएगा बेटा? अब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ गया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kT अपॉन में m। एम। और यहां से क्या निकालना है आपको? टेम्परेचर फाइंड करना है, कितने टेम्परेचर पे वो पार कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई 3 के। यही होगा, सोच के यस देखो। सर। ये होगा ना? अब यहां से फाइंड कर लोगे खुद से या फाइंड कर लूं? 11,200 का स्क्वायर कर दो। और मास इसने कितना दे रखा है ऑक्सीजन का? 2.76 इंटू 10 to the power 26। 2.76 इंटू 10 to the power 26 अपॉन 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 to the power -23। 1.38 इंटू 10 to the power। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना। जब भी सॉल्व करोगे कुछ समथिंग आएगा, 8 पॉइंट के आसपास आएगा। 8.3 इंटू 10 to the power कितना बच जाएगा? 26, 3 और इसका 4, मतलब ठीक है। अब इसको खुद से सॉल्व करना है एटलीस्ट, ये नहीं कि सर ने बता दिया। मेरा काम है फॉर्मूला तक आपको पहुंचाना, कैलकुलेशन खुद ही करना है एग्जाम में। हाँ, ओके सर। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर मैंने आपको, एक बार फिर से समझा दीजिएगा। हाँ बेटा, एक बार फिर से बता दीजिए, नेटवर्क ये स्लो वाला, है। अच्छा अच्छा अभी यस बता सर। देता हूँ। मैंने ये बोला बेटा कि हमारे पास अर्थ में एक ऑक्सीजन का छोटा सा मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ये ऑक्सीजन का है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल को आपको अर्थ के बाहर पहुंचाना है, एस्केप वेलोसिटी से दूर पहुंचाना है, जिससे कि इतना तेज घूमे बेटा अर्थ का ऑर्बिट पार कर जाए। जैसे क्या होता है, ऑर्बिटर वगैरह होते हैं, ठीक है, मार्स वगैरह में भेजने होते हैं, तो इतना स्पीड उसको अर्थ ग्रेविटी से ऐसे धक्का दे दिया जाता है। तो इन द सेम वे आप ऑक्सीजन को किस टेम्परेचर पे हीट करोगे, किस टेम्परेचर पे आप एक ऑक्सीजन का कण को हीट करोगे ताकि वो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी पार कर जाए। जैसे रॉकेट वगैरह देखते हो, एस्केप वेलोसिटी पार करके जाता है अर्थ का। तो सर यस सर। वीआर में एस्केप वेलोसिटी के इक्वल ही हो जाएगा ना? हाँ, इक्वल, सबसे पहले इक्वल करके देखेंगे कि एस्केप वेलोसिटी के इक्वल करके देखते हैं इक्वल वैल्यू कितनी आती है। ठीक, तो फिर मैंने क्या बोला? यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक, जैसे आप इसको यूज करोगे बेटा, यू विल गेट अ आंसर। ठीक, तो इसको आप एस्केप वेलोसिटी के इक्वल भी लिख सकते हो, वी, अगर आप चाहो तो। ठीक, क्लियर है बेटा? मैंने दोनों यस। साइड बस स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं किया। यस ठीक, सर। बस इसको फिर आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, ये सवाल मेरा फेवरेट है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। मैंने तुमको पॉली एटॉमिक बताया, पॉली एटॉमिक ट्राई एटॉमिक जैसा ही होगा। क्या होगा यस, इसका आंसर? वैसे ही बिहेव करेगा ना, तो 6 होगा इसका। 6? कितने लोगों को लगता है 6 होगा? यस सर, 6 होगा। यस सर, 6। 6। मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट ला देता हूँ जिससे आपको दो कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाएंगे। मैंने जब आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, तो उसमें आपको क्या क्या लेने बोला था? ट्रांसलेशन, रोटेशन और एक तीन था, याद करो, और एक क्या था? मैंने बोला था ना तीन थी, सर 8 भी हो सकता है। मैंने ये बोला था जब भी हम गैस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इट कैन ट्रांसलेट, इट कैन रोटेट एंड इट कैन सर वाइब्रेट। वाइब्रेट। तो अगर इतना कुछ ये कर सकता है बेटा, तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होता है? ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, यानी कि इसका ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। प्लस वाइब्रेशन। बट हम वाइब्रेशन को लेते क्यों नहीं है अकाउंट में, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, किसी के दिमाग में आया होगा, किसी के दिमाग में नहीं भी आया होगा। तो नहीं भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वाइब्रेशन बेटा रूम टेम्परेचर पे होता ही नहीं है। रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि अगर आप इसको ले भी लेते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक, किसी ने पूछा भी था ना वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो तो। यस सर, ये आपने बताया था हम लोगों को। हाँ, किसी ने पूछा भी था। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गिव 1 सेकेंड।
ओके चलो, सो रूम टेम्परेचर पे बेटा वाइब्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही बताया मैंने आपको। यस सर। रिमेंबर दिस, याद है क्या थोड़ा बहुत भी किसी को? यस सर, याद है। ओके देन, सो अगर बेटा रूम टेम्परेचर पे चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम उसको अकाउंट में नहीं लेंगे, पर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रांसलेशन कितना हो सकता है ट्राई एटॉमिक का? 3। रोटेशन मैंने कितना बताया था इसका? सर 3। और वाइब्रेशनल भी 3 होगा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 9। सो हमेशा याद रखना बेटा, अगर आपसे ट्राई एटॉमिक का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो 9 होगा, ठीक है, बट ऑप्शन में 9 अवेलेबल है क्या? नो सर। यस सर। तो मतलब हम ट्रांसलेशन और रोटेशन को अकाउंट में लेंगे, दैट मीन्स 6। ठीक है, एक्चुअली में 6 इज नॉट राइट आंसर, आई डू एग्री कि 6 इज नॉट राइट आंसर, बट इन दिस सिचुएशन इट इज ट्रूली राइट। सर ट्राइटमिक इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू नॉन लीनियर एंड लीनियर ना। क्या चीज बेटा? हाँ, डिपेंड करेगा कि लीनियर है कि नॉन लीनियर, बट मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि रूम टेम्परेचर पे जो है ना बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके सर। ठीक, क्लियर? यस सर। यस सर। तो यार जब आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हो ना, यहाँ बारिश कभी भी आती है, ठीक है, तो नेटवर्क इज नॉट सच स्टेबल। चलो आई थिंक वॉइस तो क्लियर होगी ही मेरी। जी सर। वॉइस जस्ट ट्राई टू अवॉइड बैकग्राउंड नॉइस, बिकॉज आज भर के लिए ये बारिश है, फिर बॉम्बे में, खैर बॉम्बे में भी बारिश होती है अच्छी खासी। चलो, द नंबर ऑफ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक गैसेस, डाई सर एटॉमिक बताओ। सर 3। 2, कितने लोगों को लगता है 2 सही आंसर है इसका? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक 2 इज द राइट आंसर? मुझे ऐसा 2 तो लग नहीं रहा है। मैंने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या बताया था बेटा? नंबर ऑफ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक के लिए सर 3 होगा। 3। यस यस सर। सर। 3 या 3+3? सर 3 होगा। तो सर 3+2 तो टोटल इसकी 5 आ जाती है, और 3 इसका ट्रांसलेशन और 2 इसका सर रोटेशनल। तो नंबर ऑफ ट्रांसलेशन सिर्फ अगर आपसे पूछा जाए तो डाई एटॉमिक का सर 3 हो जाएगा। 3। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ठीक है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा ना, बस टाइम जाएगा, एक ही टॉपिक पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने का भी सेंस नहीं बनता है, ठीक है। चलो, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ना वो फॉर्मूला था, तो अगर आप चाहो तो फॉर्मूला बता देता हूँ। दैट फॉर्मूला गोज समथिंग लाइक दैट, 3 × n - n, यही था, याद यस है सर। क्या? यही होगा शायद, नहीं? चलो, ये फॉर्मूला देख सकते हो आप। वैसे फॉर्मूला से मैं इसलिए नहीं बताता था क्योंकि ये फॉर्मूला आपको एक टाइम पे कुछ वैल्यूज दे रहा होगा, बट फिर भी अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताऊं तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो ये मत समझना मोशन नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात फिर से सुन लो बेटा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो ये मत समझना कि मोशन नहीं होगा। ये इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? सर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो किस तरीके का मोशन होगा? अब ये तो बेटा इसके लिए आपको करनी पड़ेगी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट आता है थ्योरी ऑफ मशीन। चलो, सर थोड़ा उसके सा हिंट दे दीजिए। थोड़ा सा सर हिंट थोड़ा दे सा दूं। बता दीजिए। सपोज कर लो ये ऐसा कुछ क्रैंक जैसा मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये मोशन करेगा, ये मोशन नहीं करेगा, ठीक, थोड़ा सा वाइब्रेशनल, नहीं नहीं बेटा, ठीक है, एक थोड़ा सा आप गूगल कर लेना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलो, ये होमवर्क करके कल बता देना मुझे। हाँ भाई, अब इसका आंसर क्या होगा? द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक मतलब अभी ये इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने, याद है? यस सर, 1+1/2 क्या सर 3/2 तो कितना केवी। आएगा? सर बी। वेरी गुड, वेरी गुड, एवरेज थर्मल एनर्जी। अच्छा, डाई एटॉमिक होता तो कितना आ जाता? सर 1+3/2 करते फिर, तो सर 5/2 आ। पक्का? तो यस सर। मोनो यस के लिए सर। 3/2 होता है बेटा, डाई के लिए कितना होगा? दिस इज फॉर मोनो, डाई के लिए 5/2, ट्राई के लिए कितना हो जाएगा? 5 बाई 7/2। टू प्लस 1 यानी कि 7/2। वेरी गुड लुकना बेटा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। ये गैस का मिक्सचर है जिसमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है और 4 मोल ऑफ एर्गन है। एर्गन जानते हो ना क्या होता है? आर्गन बोलते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देखा है?
Yes, sir. अब ऑक्सीजन क्या है, मोनो एटॉमिक है डाई एटॉमिक? क्या है ऑक्सीजन? डाई। यानी कि इसमें टोटल मोशन कितना होगा बेटा अगर मैं आपसे पूछ लूं तो? यानी कि यू ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? एन इंटू 5/2 इंटू आर टी। सर एन क्यों लिया आपने? बेटा क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक गैस का मिक्सचर है जिसमें 2 मोल ऑक्सीजन के हैं, 4 मोल आर्गन के हैं, इसका टेम्परेचर टी रखा गया, आपको वाइब्रेशन को नहीं लेना है और आपको बताना है टोटल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की। तो एन कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 2 हो जाएगा, सोच के देखो, 2 मोल है, 2 इंटू 5/2 इंटू आर टी। तो क्या यहाँ से कैंसिल हो गया बेटा? दिस कम्स अराउंड 5 टाइम्स आर टी। अच्छा, अब आर्गन के लिए कैसे करूंगा बेटा? अच्छा, आर्गन अब समझने वाली बात है, मोनो एटॉमिक है डाई एटॉमिक है? मोनो। चलो वेरी गुड, यानी कि मोनो एटॉमिक है, बच्ची ने बताया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 3/2। सर मोनो एटॉमिक है तो 4 क्यों लिखा आपने? बेटा 4 यहाँ पे दिया है कि 4 मोल्स है, ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 लिखा, और इसने बोला ऑक्सीजन के 2 मोल्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक, चलो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3 RT। अच्छा, अब अगर मुझसे कोई बेटा पूछ ले कि सर आप ये बताओ कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो मैं क्या बोलूंगा? ऑक्सीजन और आर्गन का जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, राइट? चलो सर, हाँ बेटा। सर एक बार और बता दीजिए, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है बेटा, बस इसको कंप्लीट करके बता देता हूँ, ठीक है? ठीक। सो ये हो गया 2, यानी कि ये हो जाएगा 6, यानी कि टोटल 11 RT। मैंने ये बोला बेटा कि देखो अगर मुझसे कोई पूछ ले, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये गैस का मिक्सचर है, यानी कि O2 और आर्गन दोनों एक साथ है, इनका मिक्सचर बनाया गया है। अब इसमें पूछा जा रहा है बेटा कि टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी अगर आप वाइब्रेशन हटा दो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लिया इंटरनल एनर्जी। वो किसके बराबर आ गया बेटा? जितना नंबर ऑफ मोल्स है और जितना उसका 5/2 RT आ रहा है, फ्रीडम, किस मोशन में मूव कर रहा है। ठीक, इन द सेम वे मैंने आर्गन के लिए किया बेटा। तो आर्गन के लिए जैसे ही मैंने किया, मुझे आर्गन पता है वो मोनो एटॉमिक है, यस सर। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक था तो क्या हो गया? 4 मोल्स था, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितना गिवन है? 4 बेटा, और यहाँ पे कितना गिवन है? 2, ठीक है, 2 और 4, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, टोटल कैसे निकालूंगा मैं? टोटल निकालने के लिए तो मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा, Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 11 RT। जैसे थैंक यू सर। लुबना और योगिता दोनों बच्ची ने वेरी गुड फास्टेस्ट जवाब दिया, ठीक है देन। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक, और इसी के साथ क्वेश्चन होंगे समाप्त। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन का शीट दे दूंगा, टू ट्राई टू सॉल्व द शीट, दैट्स इट। इफ आई फाइंड टाइम आज दे दूंगा, कल तो छुट्टी रहने वाली है। कल आप लोग का बैच है क्या? नहीं, कल आप लोग का नहीं है, 11B24 11B25, ओके, चलो ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि एक मोल ऑफ आइडियल गैस आपको लेना है, राइट? एक और उस मोनो एटॉमिक गैस है, उसको एक प्रोसेस में आप रख रहे हो, एंड द प्रोसेस इज समथिंग कि पीवी का होल क्यूब कांस्टेंट है। भाई ये क्या है पीवी का होल क्यूब कांस्टेंट? और सर क्या प्रोसेस बोल रहे हो? आपकी इक्वेशन ही नहीं समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, हीट कैपेसिटी कितनी होगी उस गैस की ड्यूरिंग द प्रोसेस, समझाता हूँ बेटा। हमने क्या किया, कंटेनर लिया, सेम केस, ठीक है, सपोज दिस इज द कंटेनर, सेम केस आई एम गोइंग टू टेक। अब इस कंटेनर के अंदर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो भी ये कंटेनर है, इसके अंदर आपको आइडियल गैस ले लेनी है, यू टू आइडियल गैस ऑल्सो। अब क्या होगा बेटा, उसके अंदर कुछ प्रोसेस हो रहा है जिसमें हमने प्रेशर और वॉल्यूम को पढ़ा, तो हमको क्या पता चला, दैट PV⁻³ कुछ कांस्टेंट है। यस सर। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम का ये रिलेशन है, यानी कि अगर प्रेशर 1 गुना बढ़ेगा तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? सर 3 गुना। 3 गुना। यानी कि प्रेशर 2 बार होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8 मीटर 6. क्यूब, यस सर। यानी कि 2⁻³ ये वही रिलेशन को बता रहा है बेटा, ठीक। अच्छा, यहां से मेरे को क्या, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, PV⁻γ इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, याद नो। आया क्या? नहीं पढ़ा है किसी ने? No, तो sir. चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ये
और ये थर्मोडायनेमिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन ज्यादा ले नहीं रहा हूँ अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे को पता है, मैं बोल दूं आइडियाबेटिक, ऑल्दो आपको केमिस्ट्री के हिसाब से आइडियाबेटिक पता है और फिजिक्स में भी आइडियाबेटिक वही होता है, सिर्फ वर्क डन का साइन अलग होता है, सिस्टम टू सराउंडिंग एक ही चीज अलग होती है, बट ठीक है। पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट हो गया। और इसने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिया है बेटा, द हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है सर, इसमें फिजिक्स में, हाँ इसके फिजिक्स में भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। चलो, सो इसको यहां से आप कर लोगे, अगर कर लिए तो ठीक है बेटा, नहीं कर पाए तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा, ठीक। ओके सर। ठीक है क्या, इसको कर लेना, ऑल्दो इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, ठीक, क्योंकि मेरे को अब दूसरा क्लास लेना है, ठीक है। गामा की वैल्यू अगर बोलोगे तो इसको सॉल्व कर दूंगा, बट ये कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो करो, और दूसरा क्वेश्चन मैंने आज क्या होमवर्क दिया है? सर वो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर ही क्यों होता है?